जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 बच्चों आज हम स्टार्ट करने लगे हैं जिसका टाइटल है वर्क, एनर्जी एंड द पावर और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो वर्क है। जी स्टूडेंट्स, वर्क इसको उर्दू में हम काम करना कहते हैं, लेकिन फिज़िक्स की टर्मिनोलॉजी में अगर कोई बंदा सर पर 50 किलो का बोरा उठाकर एक ही जगह पर खड़ा रहेगा, तो फिज़िक्स की टर्म में वो काम नहीं कर रहा। जी हाँ, प्यारे बच्चों, फिज़िक्स की टर्म में वर्क जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 इज़ फ़ोर्स एंड नंबर 2 इज़ डिस्टेंस। यानी आप किसी बॉडी पर फ़ोर्स लगाओ और वो बॉडी उस फ़ोर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे, तब हम कहेंगे कि उस बॉडी ने वर्क किया है। और यहीं पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। लिखा हुआ कि जी वर्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है। क्या क्या है? एक है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि एक आपने फोर्स को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? डिस्टेंस कवर्ड, एस। यानी फोर्स और डिस्टेंस इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो होता है वर्क डन। और यही बच्चों इसका फार्मूला भी है, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस। यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वर्क की डेफिनेशन भी मिल जाती है और फार्मूला भी मिल जाता है। W इज इक्वल टू एफ एस। अब इस फार्मूले से आपको पता चल रहा है कि वर्क दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, एक फोर्स पे और एक डिस्टेंस पे। अगर इन दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ ज़ीरो हो जाती है तो वर्क डन भी ज़ीरो हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये वाली एक एग्जांपल देखिए। देखिए, एक पर्सन है, वो फोर्स लगा रहा है एक वॉल के ऊपर। ऑलराइट जी। अब ये बंदा पुश कर रहा है दीवार को, बहुत ज़ोर लगा के पुश कर रहा है, लेकिन वो दीवार मूव नहीं कर रही, वो अपनी जगह नहीं चेंज कर रही। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम तो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ के हिसाब से कहेंगे ये बंदा बहुत काम कर रहा है, ज़ोर लगा रहा है, लेकिन फिजिक्स की टर्म में वो कोई भी वर्क नहीं कर रहा। ही इज़ डूइंग नो वर्क। क्यों? बिकॉज़ जो वॉल है वो अपनी जगह पर फिक्स है, वो डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, वो मूव नहीं कर रही। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि अगर डिस्टेंस ज़ीरो होगा तो वर्क डन भी ज़ीरो होगा। दूसरी चीज़ है फोर्स, यानी अगर किसी बॉडी पे फोर्स जो लग रही है वो अगर ज़ीरो हो जाएगी तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा। कैसे? ये देखते हैं। बच्चों, इसको समझने के लिए हम कंसल्ट करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। कहते हैं अगर बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। अब इसका इस टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है? इसका रिलेशन ये है बच्चों, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो फोर्स लगाने से वो डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन जैसे ही वो बॉडी स्टार्ट होगा हम उससे फोर्स रिमूव कर लेते हैं, तो ड्यू टू इनर्शिया वो बॉडी मूव करता रहेगा। हमने फोर्स जीरो कर दी है, लेकिन बॉडी फिर भी मूव कर रहा है। तो इस केस में फोर्स तो ज़ीरो है, तो बॉडी चाहे मूव कर भी रहा होगा, तब भी हम ये कहेंगे कि जो टोटल वर्क डन है वो ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि फोर्स ज़ीरो है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्टेंस कवर करता है। अब फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड इन दोनों की डायरेक्शंस में बच्चों तीन डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं। नंबर वन सिचुएशन कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में वो बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन और ये डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन, यानी कि दोनों के दरमियान अगर आप एंगल देखोगे थीटा, तो वो बन रहा है 0 डिग्री। ये पहला केस है। दूसरा केस क्या है? आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में और बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है इस डायरेक्शन में, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये दूसरी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है जैसे कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ सकती है, यानी कि ये आपका डिस्टेंस कवर्ड की डायरेक्शन है, ये आपकी फोर्स की डायरेक्शन है, और इन दोनों के दरमियान कोई और एंगल है, फिक्स एंगल नहीं है, 20, 30, 40, 35 कुछ भी हो सकता है। तो ये तीन सिचुएशंस हैं। अब पहला केस बड़ा सिंपल है, दूसरा केस भी सिंपल है, वर्क डन अभी हम कैलकुलेट करेंगे कितना होता है। लेकिन अगर तीसरे केस में डिस्कस करेंगे तो इस केस में हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये अभी आपको मैं सिखाने लगा हूँ। जी स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर इस डायरेक्शन में आपको बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो क्या वर्क डन होगा? इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई एंगल थीटा है। तो इस वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी फोर्स के दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना पड़ता है। हमें पता है कि फोर्स के तो दो कंपोनेंट होते हैं। ये आपकी फोर्स F है। अब इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको हम Fx कहते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है जिसको हम Fy कहते हैं।
अब चूंकि इस फोर्स F के लगाने से बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है जो कि एफ एक्स की ही डायरेक्शन में है, लिहाजा जब हम वर्क कैलकुलेट करेंगे तब हम फोर्स के इस वाले कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे, एफ वाई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब जो वर्क डन का फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पहले था एफ मल्टीप्लाई बाय एस, ये तब जब कोई एंगल फिक्स नहीं हो, लेकिन अब चूंकि दोनों फोर्सेस और डिस्टेंस के दरमियान कोई ना कोई एंगल है, तो अब फोर्स एफ की जगह आ जाएगा एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एस। और एफ एक्स का फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हैं, वो होता है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय एस। तो फाइनली अब हमारे पास वर्क डन का फार्मूला बन जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो बच्चों याद रखिएगा, ये वो फार्मूला है वर्क डन कैलकुलेट करने का जब फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड के दरमियान कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है। नाउ हम दो केसेस डिस्कस करते हैं बच्चों। नंबर वन, जब थीटा 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि इस डायरेक्शन में आपकी फोर्स लग रही है और उसी डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो वर्क डन कितना होगा। तो आपके पास फार्मूला अभी आपने देखा एफ एस कॉस थीटा। थीटा की जगह आप 0 पुट करेंगे और कैलकुलेटर की मदद से आपने कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। जी, हम कॉस 0 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम कॉस 0 कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करेंगे। कैलकुलेटर पे कॉस का बटन दबाइए, 0 का बटन दबाइए, इक्वल टू 1, यानी कि कॉस थीटा इसकी जगह अब हम वैल्यू पुट कर देंगे 1। फार्मूला बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस मल्टीप्लाई बाई 1। और आपको पता है किसी भी चीज़ को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिली कि जब भी फोर्स और डिस्टेंस कवर्ड इन दोनों के दरमियान 0 का एंगल होगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में बॉडीज डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे, 0 डिग्री होगा, तब जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा। वर्क डन जो होगा मैक्सिमम होगा, कब होगा? 0 डिग्री पे। ये चीज़ एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं जिसमें इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल होगा। जी, अब हम थीटा 90 डिग्री लिखते हैं। 90 डिग्री का मतलब ये है कि आप फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, लेकिन बॉडी इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर मीन्स 90 का एंगल बना रहे हैं। अब आप cos 90 कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो cos 90 इज इक्वल टू 0, इसका आंसर 0 आ गया। अब एफ एस मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपको पता है किसी भी वैल्यू को हम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आता है 0। लें जी, यहाँ से पता चला जब फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 का एंगल बनता है, तो जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। वर्क डन या मिनिमम या फिर 0 होता है, कब? जब एंगल होता है 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये भी चीज़ आपसे एमसीक्यूज में बेटा पूछी जा सकती है, तो ये आपने माइंड में रखनी है। इस केस को एग्जांपल उन्होंने बुक में भी एग्जांपल दी हुई है, देखिएगा कि एक बंदा है, ठीक है जी, उसने एक बैग कैरी किया हुआ, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। अब उस बैग का वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो ऊपर को लग रही है, राइट। लेकिन वो बंदा चूंकि चल रहा है और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है। अगर आप इन दोनों के दरमियान एंगल देखो तो बन रहा है 90 डिग्री। अब बज़ाहिर तो आप कहोगे जी वर्क कर रहा है ये पर्सन, वो बैग उठा के रहा है, लेकिन इसका वर्क डन जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट, क्या हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ? जी हाँ बच्चों, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्स एक्सिस पर आप डिस्टेंस को रखते हैं और वाई एक्सिस पर आप फोर्स को रखते हैं, तो आपके पास कोई ना कोई एक ग्राफ की शक्ल आ जाती है। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, वो कोई कर्व भी हो सकता है, वो किसी भी सिचुएशन में हो सकता है। तो मान लीजिए आपके पास ये एक इस तरह का ग्राफ बन जाता है। तो अब आप इस ग्राफ की मदद से वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सिंपल बच्चों, आपने क्या करना है, आपने देखो उन्होंने लिखा हुआ है कि इफ़ द फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड आर इन द सेम डायरेक्शन, तो जो वर्क डन की अमाउंट होगी वो सिंपल आपने फोर्स और डिस्टेंस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। यानी कि डिस्टेंस एस, फोर्स एफ, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल आएगी। तो आप ग्राफ की मदद से भी वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट टॉपिक रिलेटेड टू द वर्क इज इट्स यूनिट। बच्चों, जो वर्क का एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल। हम ये वर्क का जो फार्मूला है उसकी मदद से भी कैलकुलेट करेंगे ये जूल कैसे आता है। तो उसने बताया जी वर्क का जो यूनिट होता है वो होता है जूल, जबकि आपको पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो पता चला जनाब वर्क के दो यूनिट हैं, जूल भी है और न्यूटन मीटर भी है।
आप वर्क को जूल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और न्यूटन मीटर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब सवाल अगला कि 1 जूल कितना वर्क डन होगा? तो बच्चों इसी फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर आप किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाओ और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो उस बॉडी का वर्क डन होगा 1 जूल। लिखा हुआ भी है कि 1 जूल वर्क कितना होगा? इट इज़ द बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ 1 मीटर। 1 न्यूटन की फोर्स लगाएं, बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, देन द वर्क डन विल बी 1 जूल। जूल बच्चों नॉर्मली छोटा यूनिट होता है, हम आमतौर पर किलो जूल और मेगा जूल भी इस्तेमाल करते हैं। किलो जूल के अंदर 10 की पावर 3 जूल्स होते हैं और मेगा जूल के अंदर 10 की पावर 6 जूल्स होते हैं। जी, इसके साथ ही बच्चों वर्क का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो वर्क से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस ये आते हैं, लॉन्ग में ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा। शॉर्ट में ये आपसे पॉसिबल ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, वो 3 डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी डिफाइन वर्क, व्हाट इज़ मेंट बाय वर्क या व्हाट डू यू नो अबाउट वर्क? इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएँगे तो आपने इसमें 3 चीज़ें बच्चों लाज़मी लिखनी है। नंबर 1 आपने इसकी डेफिनिशन लिखनी है। नंबर 2 आपने इसका फ़ॉर्मूला लिखना है। एंड नंबर 3 लास्ट वन इज़ आपने इसका एसआई यूनिट लिखना है। ये तीनों चीज़ें आप लाज़मी लिखोगे। हालाँकि उसने पूछा सिर्फ़ ये है कि जी डिफाइन वर्क, ये 2 चीज़ें वो नहीं भी पूछता, लेकिन आपने फिर भी ये लिखनी है। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएँगे। इसके साथ ही बच्चों वर्क का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।